स्वागत है आप सबका आप ही के चैनल साइंस विद सूरज के ऊपर, जहां हम पर प्रोवाइड करते हैं क्लास 9th एंड क्लास 10 का खूबसूरत साइंस का एक्सपेरिमेंटेड कंटेंट प्लस आपका एकेडमिक कंटेंट। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले फिजिक्स क्लास 10th का लाइट के बाद सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम होने वाला है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। वेरी इजी चैप्टर और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के साथ ये चैप्टर आपके सामने आ रहा है। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। ह्यूमन आई, जिस आंखों से तुम निहारते हो लोगों को, वही आंखें आज तुमको पढ़ाएगी। फिर क्या पढ़ाएगी? सिंपल है यार, हमारी आंखें दो होती है फॉर अ ग्रेटर विजन। अब हमको इस आई का स्ट्रक्चर भी पढ़ना है कि आई के अंदर क्या होता है, बाहर क्या होता है, वगैरह वगैरह सबके फंक्शन पढ़ना और ह्यूमन आई काम कैसे करती है वो करनी। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। देखो, ह्यूमन आई पहले तो रिफ्रैक्शन के फिनोमेना पे वर्क करती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, हमारे अंदर आके लाइट जाती है तभी हमको दिख पाता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता, बाउंसिंग बैक नहीं होता। और हमारी आंखों में एक नेचुरल लेंस होता है जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। याद है लाइट चैप्टर में ये पढ़ा था, आर्टिफिशियल कॉन्वेक्स। वैसे ही हमारी आंखों के अंदर होता है नेचुरल कॉन्वेक्स, नेचुरल कॉन्वेक्स। ठीक है, और हमारी आंखें आपको ही पता है भाई, इसके बिना हम देख नहीं सकते चीजों को जो भगवान ने हमको दी है। आइए एक एक करके पढ़ते हैं कि ह्यूमन आई के क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। देखिए, सबसे पहले ये है ह्यूमन आई का आपके सामने एक स्ट्रक्चर। ह्यूमन आई का सबसे फ्रंट वाला पार्ट कहलाता है कॉर्निया। सबसे फ्रंट वाला पार्ट क्या कहलाता है? कॉर्निया, जिसपे सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन यही होता है। तो देखो, सबसे पहले जो फ्रंट पार्ट ऑफ द आई है वो है कॉर्निया। सबसे पहले लाइट यहां से ही एंटर करती है और ये डस्ट पार्टिकल्स वगैरह से भी हमको प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद सेकेंड पार्ट आपको दिखेगा आइरिस। सेकेंड पार्ट आपको दिखेगा आइरिस, जिसका काम एक रिंग कलर होती है, फ्लैट रिंग शेप्ड रहती है, जो कॉर्निया के बिहाइंड रहते हैं। अभी आइरिस का फंक्शन मैं आपको बताऊंगा। अंदर आपको देखने को मिलेगा काले कलर का गोला, ये अंदर काले कलर का गोला, दैट इज प्यूपिल। दैट इज प्यूपिल, उसको क्या बोलेंगे? प्यूपिल। प्यूपिल जैसे होल इन द मिडिल ऑफ द आई, ब्लैकिश कलर का होता है ना, ब्लैकिश कलर का होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है। ब्लैकिश कलर का होता है, कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती। अब सर, आइरिस और प्यूपिल का काम बहुत सिंपल है। एक्चुअली प्यूपिल जो होता है काला गोला, उसकी साइज कम ज्यादा होती रहती है डिपेंडिंग क्या ब्राइट लाइट में हो या अंधेरे में हो या कम लाइट में हो, एज सच। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जब धूप में जाते हो, है ना, आप जब धूप में जाते हो तो क्या होता है? धूप में जाते हो तो हमारी आंखें ऐसी हो जाती है, तब जो प्यूपिल होता है उसकी साइज सिकुड़ जाती है। जब आप बहुत अंधेरे में बैठे हो तो प्यूपिल की साइज बढ़ जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ताकि हमारी आइज को प्रोटेक्ट कर पाए। धूप ज्यादा होगी, ब्राइट लाइट ज्यादा होगी तो हमारी आंखें डैमेज हो सकती है, तो प्यूपिल की साइज छोटी हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है आइरिस। आइरिस करता है ये, प्यूपिल की साइज को कंट्रोल कौन करता है? आइरिस करता है। कौन करता है? आइरिस करता है। सर, जब आप डिम लाइट में बैठे हो, कम लाइट में बैठे हो, तो प्यूपिल की साइज बढ़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। और ये बढ़ जाती है, कौन बढ़ाता है सर? ये आइरिस बढ़ाता है। देखो दिखाऊं, ये देखो, ये देखो, ये आइरिस और प्यूपिल का फंक्शन। एक मिनट, ये देखो, ये आइरिस और प्यूपिल का फंक्शन। तो आइरिस कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट हमारे अंदर जाएगी। अगर बहुत ज्यादा है डे टाइम में तो आइरिस कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्मॉल कर देता है ताकि रिड्यूस हो जाए, और नाइट टाइम में आइरिस एक्सपांड करता है ताकि प्यूपिल की लाइट ज्यादा से ज्यादा आ पाए। ये देखो, ये रिलैक्स हो जाता है और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है डिम लाइट के अंदर। ठीक है सर, तो ये आइरिस और प्यूपिल का फंडा। अब आइरिस और प्यूपिल के बाद आता है आईलेंस, जो अभी हमने बात भी करी है, कॉन्वेक्स होता है। क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। तो ये ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस होता है और इसका शेप बदलता रहता है फॉर द फोकल लेंथ, एडजस्टमेंट करता रहता है। कैसे होता है वो भी हम पढ़ेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन के अंदर, बट ये कॉन्वेक्स लेंस रहता है। अच्छा, फिर इन लेंस को होल्ड कौन करता है? सीलियरी मसल्स। कौन होल्ड करता है? सीलियरी मसल्स होल्ड करते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो देखो, सीलियरी मसल्स जो आइलैंड्स बेसिकली इससे अटैच होते हैं, ये यहां से लेकर यहां तक, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। अभी फोकल लेंथ को जब एडजस्टमेंट मानेंगे ना तो इनमें बाद में पढ़ेंगे। अभी हमको बस इतना पता होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस होता है और इसको प्रोटेक्ट या पकड़ के कौन रखता है? सीलियरी मसल्स। फिर सर है स्क्रीन,
जहां पर एक्चुअली इमेज बनने वाली है रेटिना, जहां पर एक्चुअली इमेज बनने वाली है रेटिना। तो सर ये स्क्रीन है ना, जहां पर बेसिकली यहाँ पर आपको इमेज बनते हुए देखिए। यहाँ पर बहुत सारे लाइट सेल्स होते हैं जिनको रॉड्स बोलते हैं, और कॉन्स होते हैं जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे रिस्पॉन्ड करते हैं। ये देखो, रॉड्स बेसिकली डिम लाइट में सेंसिटिव होते हैं, रात की लाइट में, इसलिए उल्लू के पास बहुत ज्यादा रॉड्स होते हैं। बट जो कॉन्स होते हैं वो ब्राइट लाइट, धूप के समय ज्यादातर ये एक्टिव रहते हैं, ब्राइट लाइट में एक्टिव रहते हैं। फिर आती है ऑप्टिक नर्व, अभी इसको भी छोड़ दीजिए, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑप्टिक नर्व। फिर ये दो लिक्विड है, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। अगर स्ट्रक्चर में देखा हो तो स्ट्रक्चर में भी लिखा हुआ था, ये देखो, ये एक्वस ह्यूमर यहाँ पर रहता है प्यूपिल और बेसिकली आई लेंस के बीच में, सॉरी कॉर्निया और लेंस के बीच में। यहाँ पर रहता है विट्रस ह्यूमर जो बेसिकली लेंस और रेटिना के बीच में होता है। ये देखिए, तो एक्वस ह्यूमर कॉर्निया और आई लेंस के बीच में होता है, वाटरी लिक्विड से भरा रहता है। विट्रस ह्यूमर ये आई लेंस और रेटिना के बीच में होता है। अब सर आप ही ने बताया था सर ये लेंस कॉन्वेक्स है। सर ये लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स है। याद करो, ये कॉन्वेक्स लेंस पिछले चैप्टर लाइट में इमेज कैसी देता था? इन्वर्टेड। कैसी देता था? इन्वर्टेड, यानी उल्टी इमेज देता था। और क्योंकि उल्टी इमेज देता था, अब सर आप तो मुझे सीधा देख रहे हो, मैं आपको सीधा देख रहा हूं, तो सर फिर उल्टी इमेज कैसे बनती? यही तो जादू है, यही तो जादू है सर। जो इमेज सिग्नल बनी रेटिना के ऊपर, जो स्क्रीन है सर, इस इन्वर्टेड सिग्नल को एक नर्व लेके जाती है। वो लेके कौन सी नर्व जाती है? ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व कहां पर लेके जाती है सर? ब्रेन तक। ब्रेन इस इमेज को इंटरप्रीट कर कर सीधा बना देता है। ब्रेन इस इमेज को इंटरप्रीट करके क्या कर देता है? सीधा बना देता है। तो इसलिए हमें कौन सी इमेज दिखती है? इरेक्ट इमेज दिखती है। कौन सी इमेज दिखती है? सीधी इमेज दिखती है। तो ऑप्टिक नर्व का देखो मैंने क्या बोला था, विच टेक्स द सिग्नल फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन। समझे? एक बार देखो आपके ह्यूमन आई का फंक्शनिंग कैसे होता है, कि कैसे काम करती है। तो सबसे पहले तो कॉर्निया पे एंटर हुआ, फिर प्यूपिल पे पास होता है, फिर आइलेंस। आइलेंस कॉन्वेक्स है, तो ये कन्वर्ज करेगा इमेजेस को और प्रोड्यूस करेगा रियल इमेज। कहां पर? रेटिना पे। और फिर ये इमेज जब रेटिना पे फॉल होगी तो ये एक्टिवेट होंगे और सिग्नल्स जनरेट करेंगे। रेटिना ये सिग्नल्स ब्रेन को भेजेगी, किसके थ्रू? ऑप्टिक नर्व के थ्रू। ऑप्टिक नर्व इसको बेसिकली जो इमेज फॉर्म करेगा वो आपको सेंसेशन देगा और ब्रेन प्रोड्यूस करके देगा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। समझ में आया कि किस तरीके से ह्यूमन आई की फंक्शनिंग होती है? समझे? क्लियर क्लियर क्लियर। अब सर ये भी समझ लिया, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, उसको ध्यान से समझिए। यार देखो, हमने लाइट चैप्टर में पढ़ा था कि कॉन्वेक्स लेंस के सामने अगर आप अलग अलग लेवल पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो अलग अलग इमेज बनती है। जैसे इन्फिनिटी पे रखोगे तो अलग बनेगी, एट सी पे रखोगे, एट 2f1 पे रखोगे तो अलग बनेगी, वगैरह वगैरह। तो सर क्या ह्यूमन भी अलग अलग ऑब्जेक्ट को जो दूरी पे रखे हैं उसकी इमेज अलग बनती है? तो नहीं सर। जैसे मैं किसी ऑब्जेक्ट को पास से देख रहा हूं और मैं किसी ऑब्जेक्ट को दूर से देख रहा हूं, तो क्या वो दोनों मुझे सेम दिखेंगे? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल सेम दिखेंगे। सर ये कैसे होता है? क्या ये वाले लेंस में हो सकता है आर्टिफिशियल? ना, इनकी जो फोकल लेंथ है, इनकी जो फोकल लेंथ है वो सर फिक्स है ना। ये जो इनकी फोकल लेंथ है वो फिक्स है। बट एक्चुअली जो हमारा इनसाइड ह्यूमन लेंस होता है, जो नेचुरल लेंस हो रहा है, उसकी फोकल लेंथ फिक्स्ड नहीं है, वेरिएबल फोकल लेंथ है, बार बार चेंज होते रहती है। सर कैसे होती है? बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी मैं आपको सिखाऊंगा। मान लेते हैं ये जो रबर बैंड है, ये जो रबर बैंड है ये कॉन्वेक्स लेंस है, दिखता भी कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही है। ये जो मेरी दो उंगलियां हैं, ये मान लेते हैं ये है सीलियरी मसल्स। अब ये सीलियरी मसल्स ने होल्ड करके रखा है। अब अगर ऑब्जेक्ट दूर है ना, बहुत फार है, तो सीलियरी मसल इसको पुल करेंगे ताकि ये थिन बन जाए और इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाए। ठीक है, दूर है तो पुल करेंगे, थिन बन जाए, फोकल लेंथ बढ़ जाए। ये मुझे दूर वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए इजीली दिख जाएगा। सर अगर ऑब्जेक्ट पास है तो सीलियरी मसल इसको पुश करेंगे ताकि थोड़ा मोटा बने और इसकी फोकल लेंथ थिक हो जाए, थोड़ी मोटा हो जाए, और इसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाए। क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए, ताकि मैं नियर के ऑब्जेक्ट्स आराम से देख पाऊं। इसी प्रोसेस को बोला जाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन, यानी फोकल लेंथ को चेंज करना।
कौन कर पा रहा है? ये सिलियरी मसल कर पा रहे हैं। जब दूर है तो पुल कर रहे हैं ताकि फोकल लेंथ बढ़ जाए, पास है तो पुश कर रहे हैं ताकि फोकल लेंथ गिर जाए, डिक्रीज हो जाए। इसी को बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन या पावर ऑफ एडजस्टमेंट। देखो, द एबिलिटी of the eyelids to focus on distant as well as near object by changing the focal length is called as power of accommodation। तो जब दूर रखा है तो सिलियरी मसल क्या करेंगे? पुल करेंगे ताकि वो क्या बन जाए? थिन बन जाए और इंक्रीज हो जाए फोकल लेंथ। तो आराम से आप देख पाते हो। सर जब नियर बाय है तो उसका उल्टा, सिलियरी मसल पुश करेंगे ताकि थिक बन जाए, ताकि फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाए। अब आराम से देख पाओ। ये देखो, इसका शेप भी है कि जैसे फार है तो थोड़े से पुल करते हैं और पतला बनाते हैं, रेटिना पे बन जाती है। पास है तो थोड़ा मोटा बनाते, पुश करते हैं ताकि रेटिना पर इमेज बन जाए। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो क्या आपको ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया सर? कि स्ट्रक्चर क्या है? जी हाँ सर, हमको पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। देखो भाई, आंख से ग्रहित तो सभी हैं, चाहे मैं हूं या आप भी हो, मानो नहीं मानो, जितना मुझे लग रहा है ना, हमारी 90% ऑफ दी जो व्यूअरशिप है उसमें सबको चश्मा या कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी। तो सर ज्यादातर है ना 3 बीमारियां हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। उसमें से भी ज्यादातर आपको मायोपिया होगी। मायोपिया का मतलब होता है जब इंसान को दूर का नहीं दिखता, जैसे मुझे मायोपिया है, दूर का नहीं दिखता, पास का दिख जाता है, तो मायोपिया होता है। अब सर ये जितने भी डिफेक्ट्स ऑफ विजन है, इन सारे डिफेक्ट्स ऑफ विजन के अंदर हम एक तो डेफिनेशन, कॉजेस क्यों होती है, इफेक्ट और उसका सॉल्यूशन, ये सारी बातें करेंगे। तो देखो, मायोपिया, अ पर्सन हु कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर के ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता, बट ही कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, नियर बाय ऑब्जेक्ट देख सकता है, इसलिए इसको नियर साइटेडनेस बोलते हैं। यानी नियर की विजन अच्छी है, फार की विजन बकवास है। ठीक है, तो ये बड़ी दिक्कत होती है और इंफिनिटी से कम होता है उसका फार पॉइंट। फार पॉइंट मतलब इंफिनिटी बहुत दूर है बट उससे कम ही देख पाता है वो। कॉजेस, क्या कारण है सर? सिंपल कारण है। लास्ट लेक्चर में हमने पावर ऑफ अकोमोडेशन की बात करी थी। जैसे हम वो लेंस को खींच रहे थे, सिलियरी मसल पुल कर रहे थे, दूर देखने के लिए हम पुल कर रहे थे। तो अगर कोई इंसान दूर ही नहीं देख पा रहा तो यानी उसकी सिलियरी मसल पुल नहीं कर पा रहे, यानी उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज नहीं हो पा रही, तो उसकी फोकल लेंथ कैसी रह रही है यार? डिक्रीज रह रही है, छोटी रह रही है। तो देखो यहाँ लिखा भी हुआ है शॉर्टर फोकल लेंथ इसका कारण होता है। और बहुत ज्यादा कन्वर्जिंग पावर, बहुत जल्दी कन्वर्ज हो जा रहा है, बहुत जल्दी रेज आपस में मिल जा रही है, ब्लर इमेज दिखती है, तो आई बॉल भी बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। और यही कारणों की वजह से एक इंसान को मायोपिया होती है। अब क्योंकि बहुत जल्दी कन्वर्ज हो जाएगी तो रेटिना से पहले ही इमेज बन जाएगी। कायदे से रेटिना पे बननी चाहिए बट रेटिना से पहले ही बन जाती है। तो देखो, पहले तो इसके अंदर है ना, रेटिना से पहले ही बन जाती है, बिफोर ही बन जाती है। अब इसको सही करने के लिए हम एक लेंस लगाते हैं कॉनकेव। कौन सा लेंस लगाते हैं? कन्वर्जिंग लेंस कॉनकेव लगाते हैं ताकि चीजें आगे, डाइवर्जिंग लेंस कॉनकेव लगाते ताकि चीजें आगे जा पाए। इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ध्यान रखना फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि फोकल लेंथ दी होगी, पावर वार निकालना होगा। ये देखो इसका एक फिगर, ये डिफेक्टिव विजन है, रेटिना से पहले ही बन गई। ये करेक्टिव विजन है जहां पर हमने कॉनकेव लेंस लगाया है। ठीक है, अच्छा एक और कॉन्सेप्ट इसी में पढ़ा दूं क्योंकि मैंने लाइट में नहीं पढ़ाया था। पावर ऑफ लेंस सिंपल होता है। पावर ऑफ लेंस मतलब कि कितना उसकी पावर है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग करने की। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है 1/, फोकल लेंथ। बस ध्यान रखना फोकल लेंथ मीटर में, अगर सेंटीमीटर में यूज हो तो कन्वर्ट कर ले, छोटा सा फॉर्मूला होता है। और पावर की ऐसा यूनिट होती है डायऑप्टर। क्या होती है? डायऑप्टर। ये थोड़ा ध्यान रखना, छोटा सा कभी कभार फॉर्मूला लेंस की रेफरेंस में आ जाता है। इसी का दूसरा हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें इंसान को पास के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट्स दिख जाते हैं। तो देखो, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकता बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इजीली देख सकता है। इसको फार साइटेडनेस, क्योंकि इंसान की फार की विजन अच्छी होती है। अब इसमें जो नियर पॉइंट होता है वो मोर देन 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, जो नियर पॉइंट होता है वो मोर देन 25 सेंटीमीटर तक हम इजीली देख सकते हैं। तो उसके थोड़ा सा आगे ही नियर पॉइंट देखने को मिलता है। क्या कॉजेस होते हैं? उल्टा, एक तो हायर फोकल लेंथ और लोअर कन्वर्जिंग पावर। कन्वर्ज ही नहीं होता है तो बहुत आगे जाके कन्वर्ज होता है, लो तो बहुत पहले नहीं, मतलब रेटिना पे होना चाहिए, रेटिना पे नहीं होता, रेटिना के बाद हो जाता है, आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट। तो यहाँ पर रेटिना के बाद होता है, आफ्टर होता है। इसको सही करने के लिए हम कौन सा लेंस लगाते हैं? कॉन्वेक्स, जिसकी फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव।
देखो ये इसका फिगर रेटिना के बाद बन रही है, तो इसको पहले लेके आने के लिए आप कौन सा लेंस लगाते हो? कॉन्वेक्स पॉजिटिव फोकल लेंथ। सर एक थर्ड डिफेक्ट भी होता है जिसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। कहने को एक इंसान को ना पास के दिख रहे हैं ना दूर के दिख रहे हैं, दैट इज प्रेस बायोपिया। जनरली ये ओल्ड एज में होता है। क्यों होता है सर? क्योंकि सिलियरी मसल ओवर द एज है ना वीकन होते जाते हैं, है ना, धीमे पड़ते जाते हैं, तो वो ना अच्छे से पुल कर पाते हैं ना पुश कर पाते हैं। इस वजह से ये प्रेस बायोपिया की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। देखो नियर बाय भी नहीं देख सकता, फार भी नहीं देख सकता। इसके लिए सही करने के लिए हम लगाते हैं बायफोकल लेंस दोनों। जैसे जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो कॉन्वेक्स होता है नियर विजन के लिए, और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो कॉनकेव होता है दूर की विजन के लिए। क्यों सर? क्योंकि हम कभी पास के ऑब्जेक्ट देखते हैं तो ऐसे देखते हैं, है ना, नीचे देखते हैं, और दूर की देखते हैं तो ऐसे सिर उठा के। तो ऊपर वाला कॉनकेव, नीचे वाला कॉन्वेक्स। ठीक है सर, पहले तो प्रिज्म होता क्या है वो हमको समझना पड़ेगा। दिस इज प्रिज्म, है ना, दिस इज प्रिज्म एक्चुअली। तो थोड़ा इसकी बेसिक बातें अगर करें तो सर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि सर इसका फ्रंट फेस ट्रायंगुलर है, बैक फेस भी ट्रायंगुलर है, तो दो ट्रायंगुलर फेसेस। इसका राइट हैंड साइड एक रेक्टेंगल दिखेगा आपको, लेफ्ट हैंड साइड भी एक रेक्टेंगल दिखेगा, बॉटम भी एक रेक्टेंगल दिखेगा। तो कुल टोटल 3 रेक्टेंगल हैं और 2 ट्रायंगुलर हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो भाई प्रिज्म क्या है, पहले तो प्रिज्म के बारे में अगर बेसिक इंफॉर्मेशन देखें तो प्रिज्म 2 ट्रायंगुलर 3 रेक्टेंगुलर फेसेस से बना रहता है। अच्छा, हम जो प्रिज्म की 10th में बात करते हैं वो इक्विलेटरल प्रिज्म होता है। इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब होता है जिसमें जो एंगल ऑफ प्रिज्म बनेगा वो कितने डिग्री बनेगा? 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो हम 60 डिग्री वाले प्रिज्म की बात करते हैं। अब एक्चुअली हम करने क्या वाले, ऐसे तो लिखा ही हुआ है कि भाई हम इसमें से लाइट पास करने वाले और देखने वाले हैं कि क्या शेप बनता है और क्या स्ट्रक्चर बनता है। पहले मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, फिर मैं आपको रियलिटी में ही वीडियो के अंदर ही ये करके भी दिखाऊंगा कि देखो लाइट पास करते हैं तो क्या होता है। और सिंपल सी चीज है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा जल्दी जल्दी। जिन्होंने स्लैब पढ़ा हुआ है, याद है स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लाइट का, ये भी वैसा ही है, मतलब पासिंग वगैरह सब सेम ही होने वाली है, रेयर टू डेंसर ऑलमोस्ट सेम ही चलने वाला है। देखिए तो थोड़ी पहले तो बेसिक बातें हो जाए। सर ये जो होता है इसको बोलते हैं ए, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं सर इसको? एंगल ऑफ प्रिज्म। अब यहां से मैं एक लाइट पास करूंगा, देखिएगा यहां से मैं एक लाइट पास करूंगा। लेट्स से ये मैंने एक लाइट पास करी। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, लेट्स से इसको नाम देते हैं ए बी। अब ये है एयर, रेयरर मीडियम, ये है ग्लास, डेंसर मीडियम, ये है अगेन ग्लास, डेंसर मीडियम, और बाहर है एयर, रेयरर मीडियम। अब ये याद होगा आप लोगों को कि जब रेयरर से डेंसर में जाते हैं तो टूवर्ड्स नॉर्मल मूव हो जाती है, डेंसर से रेयरर में जाते हैं तो अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव हो जाती है। नॉर्मल 90 डिग्री, ये सब पढ़ा है लाइट चैप्टर में, है ना। तो एयर से ग्लास में जा रही है यानी रेयरर से डेंसर में, तो नॉर्मल की तरफ मूव हो जाएगी। सर एक्चुअली इसमें नॉर्मल है नहीं, तो हमें नॉर्मल बनानी पड़ेगी। ये मैंने 90 डिग्री की नॉर्मल भी बना दी, ये मैंने 90 डिग्री की लेट से N1 नॉर्मल भी बना दी। अब ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी क्योंकि रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर लो, कि नॉर्मल की तरफ मैंने बेंड भी कर ली, नॉर्मल की तरफ मैंने बेंड भी कर ली। इसको भी सर कुछ नाम दीजिए, ये सर बी था, लेट्स से ये सी दिया। अब सर ये बाहर भी जाएगी, यस सर रिफ्रैक्शन है, तो ग्लास से रेयरर में जा रही है मतलब डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो सर हमें एक और नॉर्मल बनानी पड़ेगी, बना दीजिए। ये मैंने 90 डिग्री अराउंड ये नॉर्मल 2 बना दे। अब ये अवे फ्रॉम नॉर्मल चले जाएगी, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब इस तरफ चले जाएगी, इस तरफ चले जाएगी। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि अच्छे से विजिबल होता है। तो एक मिनट,
ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये डी नाम दे दीजिए इसको। तो अब सर ये तो वही है सर, इसमें कोई नया था क्या? ये ग्लास लैब में पढ़ा है, कुछ नामकरण करते हैं। ए बी सी डी, नहीं सॉरी, ए बी बी सी सी डी। सर आने वाली रे को याद करो, क्या बोलते थे? इंसिडेंट। अंदर वाली को बोलते थे रिफ्रैक्टेड। सीडी जो बाहर गई उसको बोलते थे इमर्जेंट। सर अब एंगल भी बनेंगे, याद करना है सिंपल सा। ये होगा इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो 3 एंगल भी बनाओ, एंगल आई, एंगल आर, एंगल ई। तो एंगल आई क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ई क्या होगा? एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है सर, नॉर्मल 1 नॉर्मल 2 आप लोगों को पता है। अच्छा एक चीज और सर, इसमें से है ना हम मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करते हैं। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर लाइट, क्योंकि जब व्हाइट कलर पास करोगे तो फिर अलग बात हो जाएगी, व्हाइट कलर लाइट पास करोगे तो अलग बात हो जाएगी। हमने इसलिए इसमें से मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करी, सिंगल कलर लाइट पास करी, ये याद रखना ना, सिंगल कलर लाइट पास करिए। अच्छा सर एक और चीज, हमको और भी चीज पता होनी चाहिए सर। कायदा तो ये कहता है, कायदा तो ये कहता है कि ये लाइट का ओरिजिनल पाथ था, नहीं एंटीसिपेटेड पाथ था, ये लाइट का एंटीसिपेटेड पाथ था। कायदे से ऐसी जानी चाहिए थी, है ना। ये जो मैंने ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन बनाई है, कायदे से ऐसी जानी चाहिए थी। दिस वाज द एंटीसिपेटेड पाथ। बट क्योंकि रिफ्रैक्शन हुआ, लाइट की बेंडिंग हुई, तो लाइट गई ऐसी। तो कहने से ये ऐसे जानी चाहिए थी, गई ऐसे। इतने एंगल पे लाइट मुड़ गई, डिविएट हो गई। तो सर ये एंगल भी निकालना पड़ेगा। इसके लिए आप इमर्जेंट रे को थोड़ा पीछे घसीट दीजिए ताकि एंगल निकाल पाए। ये देखो, ये मैंने थोड़ा सा इमर्जेंट रे को पीछे घसीट दिया। अब ये जो एंगल बन रहा है, ये किसके बीच में? एक तो ओरिजिनल वे, है ना, ये ओरिजिनल रे और एंटीसिपेटेड रे। इसी एंगल को बोलेंगे एंगल डी, एंगल ऑफ डिविएशन। कि लाइट कितना मुड़ गई, इसी को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिविएशन। क्लियर हुआ सर प्रिज्म से कैसे पास किया जाता है? आओ मैं अब आप इसको रियल लाइफ में दिखाता हूँ कैसे होता है ये। अब जैसे ये मेरे पास प्रिज्म है, तो ये मेरे पास लेजर लाइट है, ये देखो आपको दिखाऊं, ये आपके इस पे आ रही होगी। चल पास करते हैं, लाइट बंद करते हैं तो थोड़ा अच्छे से दिखेगा। देखो ये आपको लेजर लाइट का शायद पाथ विजिबल होगा, है ना, ये लेजर लाइट का पाथ विजिबल होगा बीच में। पाथ देखना, अब मैं इसके बीच में ऐसा प्रिज्म लाता हूं तो चेक करना लाइट मुड़ रही है या नहीं मुड़ रही है। ये देखो आपको देखने को मिल रहा होगा सर, लाइट थोड़ी थोड़ी मुड़ चुकी है। मैं थोड़ा सा आपके सामने भी आ जाता हूं ताकि और क्लियरिटी देखने को मिल जाए। तो ये लाइट ऐसे थोड़ी सी मुड़ भी गई है ना, लाइट ऐसे थोड़ी सी मुड़ भी गई है। इवन आपको प्रिज्म के अंदर भी ऐसे लाइट थोड़ी सी मुड़ी हुई दिख रही होगी ऑरेंज कलर की। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज प्रिज्म का रिफ्रैक्शन। क्लियर है सर कि प्रिज्म का कैसे रिफ्रैक्शन होता है? सिंपल चीज है सर। अच्छा सेम चीज जब व्हाइट लाइट के साथ करी जाती है, तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में टूट जाती है। कितने? 7 डिफरेंट कलर्स में टूट जाती है। जैसे ये मैंने व्हाइट लाइट पास करी तो 7 डिफरेंट कलर्स में टूट जाती है। इन 7 कलर्स को बोलते हैं विबग्योर। क्या बोलते हैं? विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर। इसका एक प्रैक्टिकल है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, देख लो एक बार। तो व्हाइट लाइट को जैसे ही पास करते हैं तो विबग्योर में टूट जाता है। इसी फिनोमिना को हम डिस्पर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्पर्जन। तो देखो जब व्हाइट लाइट को पास किया जाता है प्रिज्म के द्वारा तो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, जिसको स्पेक्ट्रम, 7 कलर्स को साथ में मिलकर स्पेक्ट्रम कॉल्ड एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जिसमें विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अच्छा सर इसमें फिगर में एक चीज और नोट करो
सबसे ज्यादा जो डिविएट हुई है वो वॉयलेट हुई है, वॉयलेट सबसे ज्यादा एंगल बदल गई, और सबसे कम जो डिविएट हुई है वो रेड हुई है। तो सबसे ज्यादा जो डिविएट हुई है वो वॉयलेट हुई है, सबसे कम जो डिविएट हुई है वो रेड हुई है। और ये डिविएशन वेवलेंथ से बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। जो सबसे कम डिविएट हुआ उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ है, और जो सबसे ज्यादा डिविएट हुआ उसकी सबसे कम वेवलेंथ। सर वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ का मतलब होता है उसकी लेंथ, यानी वो कितनी दूर तक ट्रैवल कर रही है। तो रेड सबसे ज्यादा दूर तक ट्रैवल करती है, ब्लू कम ट्रैवल करती है। एग्जांपल दूं, आप देखोगे ट्रैफिक सिग्नल्स पे रेड लाइट लगी रहती है। क्यों? क्योंकि रेड लाइट बहुत दूर तक दिख पाती है, बहुत दूर तक विजिबिलिटी रहती है। एम्बुलेंस में रेड रहती है। आपने कभी ब्लू कलर देखा है? नहीं, क्योंकि वो सबसे कम वेवलेंथ वाली रहती है, तो रेड कलर इसलिए यूज किया जाता है। ट्रैफिक लाइट में रेड के साथ येलो, ग्रीन ये सब यूज किया जाता है। तो देखो येलो भी यहीं आ जाता है, ग्रीन भी यहीं आ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आप वॉयलेट की तरफ बढ़ते जाओगे ना, वैसे वैसे वेवलेंथ कम होते जाएगी दोस्त। तो हम ब्लू कलर कभी यूज नहीं करते, हमेशा क्या यूज करते हैं? रेड यूज करते हैं, क्योंकि दूर तक ट्रैवल करता है। ट्रैफिक लाइट्स हो गया, रोड्स पर भी मैंने अगर आपने कभी देखा हो लाइट चमकती है रोड पर, वो भी एक रेड लाइट रहती है। तो ये सारी चीजें देखा। और सबके अलग अलग स्पीड रहती है, हर कलर की, विबग्योर की हर कलर की अपनी डेंसिटी है, हर कलर की अपनी स्पीड है, तो रिफ्रैक्शन अलग अलग स्पीड से होगा, अलग अलग एंगल से होगा। ठीक है, तो देखो रेड कलर जैसे मैंने बोला सबसे कम डिविएट करता है, और वॉयलेट सबसे ज्यादा डिविएट करता है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वॉयलेट की सबसे कम वेवलेंथ होती है। अच्छा सर, जैसे व्हाइट कलर से, व्हाइट लाइट से 7 कलर टूट रहे हैं, तो क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल है? 7 कलर से व्हाइट लाइट बनाना? तो आंसर है हाँ। इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन। जैसे व्हाइट लाइट पास करी, 7 अलग हुए, फिर उल्टा प्रिज्म रख दिया, है ना, इन्वर्टेड प्रिज्म रख दिया, तो फिर वो वापस आपको क्या दे देगा? व्हाइट लाइट। इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? रिकॉम्बिनेशन। तो ये रेनबो रह गया था, याद करिए पिछली क्लास में रेनबो छोड़िए। रेनबो बड़ी सिंपल सी चीज होती है। देखिए मैं आपको बना के दिखा दूं, फिर मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। रेनबो में हर बार एक रेन ड्रॉप की तो जरूरत पड़ेगी, बारिश तो होनी चाहिए, और साथ में सनलाइट आनी चाहिए। अब ये होता कैसे? उसमें भी इंद्रधनुष बनता है, 7 विबग्योर बनता है। तो होता क्या है देखो, सबसे पहले सनलाइट, दैट इज व्हाइट लाइट, रेनबो के किसी भी एक वाटर ड्रॉपलेट के अंदर पास करती है। हर वाटर ड्रॉपलेट एक टाइनी प्रिज्म है। हर वाटर ड्रॉपलेट क्या है सर? एक टाइनी प्रिज्म है। अब सर लाइट जैसे ही अंदर गई, लेट्स से दिस इज ए पॉइंट, तो ए पॉइंट पर हुआ रिफ्रैक्शन, क्योंकि अंदर जा रही है, क्योंकि अंदर जा रही है तो रिफ्रैक्शन। अब जैसे ही अंदर जाएगी तो 7 अलग अलग पार्ट्स में कटेगी सर। तो विबग्योर 3 4 5 6 7, तो सर 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। कैन आई से दिस इज बी, और बी क्या है सर? डिस्पर्जन। बी क्या है सर? डिस्पर्जन। हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी ना कि सर डिस्पर्जन क्या होता है, कि आप व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर रहे हो, तो पहले हुआ रिफ्रैक्शन, फिर हुआ डिस्पर्जन। अब सर कोई ऑब्जर्वर है तो ये कैसे होगा? अब ये रिफ्लेक्ट करेगी इस तरफ, इस तरफ रिफ्लेक्ट करेगी, जो एक ऑब्जर्वर को दिख रही होगी। 2 3 4 5 6 7, तो सर यहां से ये रिफ्लेक्ट करे, ये सी पॉइंट, और सर इस रिफ्लेक्शन को बोलेंगे TIR। क्या बोलेंगे? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो हो रहा है बट इंटरनली हो रहा है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। सर फिर ये बाहर भी गई, रेन ड्रॉप से बाहर भी गई, तो ये बाहर वाले पॉइंट को मैं नाम देता हूं D। तो D पर वापस क्या हुआ सर? रिफ्रैक्शन, क्योंकि बाहर भी गई। तो कुल टोटल चेक करोगे तो 4 फिनोमिनाज हुए। पहला हुआ है आपका रिफ्रैक्शन, अंदर गई, फिर 7 पार्ट्स में कटना, डिस्पर्जन, फिर रिफ्लेक्शन जो इंटरनल हुआ, और फिर बाहर गई रिफ्रैक्शन। तो इस तरीके से 4 फिनोमिना से एक्चुअली रेनबो होता है। देखो जैसे ये व्हाइट लाइट गई तो रिफ्रैक्शन, फिर डिस्पर्जन, फिर रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर रिफ्रैक्शन। इस तरीके से 4 चीजें होती है। तो देखो ये 7 कलर्स विजिबल हो पाते हैं। हर रेन ड्रॉप किसकी तरह एक्ट करता है? एक टाइनी ग्लास प्रिज्म की तरह एक्ट करता है ना। और हर रेन ड्रॉप के अंदर हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दैट इज TIR देखने को मिलता है। तो देखो जैसे व्हाइट लाइट एंटर करेगी वो अंदर जाएगी, और सारी कलर्ड लाइट बेसिकली रिफ्रैक्ट होगी, और यहां पर आप देखोगे कि रेनबो बनते हुए आपको दिख जाएगा। तो याद रखना है, पहले रिफ्रैक्शन, फिर डिस्पर्जन,
फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और फिर अगेन रिफ्रैक्शन। सीक्वेंस ध्यान रखना यार मित्रों, इसका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 4 तरीके से इस चीज को बोला जाता है रेनबो फॉर्मेशन। क्लियर है? अब रेनबो के बाद जो इस चैप्टर का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिससे 1, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जरा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। याद है ना, आपने लाइट चैप्टर के अंदर पढ़ा है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, जब वो बहुत सारे मीडियम से पास होती है और उसकी स्पीड चेंज होती है ना। लाइट की स्पीड क्या होती रहती है? चेंज हो रहती है। तो स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस। सही। अब यहां पर एक वर्ड लगा दिया, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मतलब एक ऐसा रिफ्रैक्शन जो होगा तो बेंडिंग ऑफ लाइट ही, बट एटमॉस्फेयर की वजह से होगा, मतलब प्रकृति की वजह से होगा। सर कैसे होगा जरा बताइए। जैसे ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स हैं, सन है, स्टार्स हैं, ये सारे ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स हैं और ये अर्थ है। तो जब इनकी लाइट हमारे तक आती है वो सीधे सीधे नहीं आती। क्यों नहीं आती सर सीधे सीधे? इसलिए नहीं आती क्योंकि बीच में है तमाम लेयर्स, बीच में है तमाम लेयर्स। और उन लेयर्स, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, लिथोस्फियर, मीसोस्फियर, ऐसी लेयर्स। तो सर इन लेयर्स से जब लाइट टकरा कर आती है तो लाइट बेंड हो जाती है, लाइट मुड़ जाती है, और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मतलब बेंडिंग तो होगी, बट किसकी वजह से होगी? इन एटमॉस्फेयर की लेयर्स की वजह से होगी। तो लाइट सीधे ना आते हुए ऐसे थोड़ा टेढ़े टेढ़े वे में आते हुए हम तक आएगी। इसी को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। सर कारण क्या है? हर लेयर की अपनी स्पीड है, हर लेयर के अपने डेंस पार्टिकल्स हैं, तो अलग अलग लेयर्स में लाइट की स्पीड अलग अलग बिहेव करेगी और इसी वजह से लाइट बेंड होते जाएगी। समझिए। तो देखो क्या लिखा है, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से, क्योंकि काफी ज्यादा एयर लेयर्स हैं जो बहुत डिफरेंट डेंसिटीज की है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स की। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब सर इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से हमारे अर्थ पर कुछ फिनोमिना देखे जाते हैं, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार सीम हायर देन दे अपीयर, एडवांस सनराइज, डिलेड सनसेट। ऐसे तमाम चीजें होती है जो देखी जाती है अर्थ एटमॉस्फेयर पे। सर सबके पीछे जो कारण है वो यही है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, कि लेयर से जब लाइट आती है तो बेंड होते हुए आती है, नॉर्मल नहीं दिखती है। आओ इसी का मैं आपको पहला कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, झुबुक झुबुक, है ना, झुबुक झुबुक। जो लाइट जो है ना वो स्टार्स ट्विंकल करते जाते हैं। अच्छा, स्टार देखने के लिए भी ना कुछ कंडीशंस होती है। क्लियर स्काई होना चाहिए, आप जितने अच्छे एल्टीट्यूड पे होंगे, जितनी अच्छी हाइट पे होंगे, उतनी अच्छी स्टार गेजिंग होने को देखने को मिलती है। तो स्टार के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर होना बहुत जरूरी है। अब होता क्या है सर, स्टार एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, तो जब उसकी लाइट आती है, तो बेंड होते आती है, और हमें ये प्रतीत होता है, हमें ये फील होता है, क्योंकि हमारी आदत है सीधे देखने की, हमारी आंखों की आदत है सीधे देखने की। तो जब लाइट आती है मुड़ मुड़ के, तो हमको 1 सेकंड लगता है कि लाइट आ रही है, दूसरे सेकंड लगता है लाइट नहीं आ रही है, तीसरे सेकंड लगता है आ रही है, चौथे सेकंड लगता है नहीं आ रही है, पांचवें सेकंड लगता है आ रही है, छठे सेकंड लगता है नहीं आ रही है। तो सर ये बार बार आना जाना आना जाना आना जाना, इसी को ह्यूमन ब्रेन को लगता है कि भाई ये ट्विंकल हो रहा है, यानी बंद चालू बंद चालू बंद चालू। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। स्टार की लाइट सीधी आती है, बस वो तो लाइट बेंड होके दिखती है हमें, इस वजह से हमको ट्विंकलिंग देखने को मिलती है। तो देखिए क्या लिखा है, जब लाइट आती है स्टार से, है ना, तो ऐसे ही अंडरगोज रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्योंकि वही लेयर्स की वजह से, और ये बार बार चेंज हो रहा है, तो हमें भी लाइट बार बार चेंज होते हुए दिखती है, कभी बंद कभी चालू, कभी बंद कभी चालू। फिर डिफरेंट लेवल्स पर ये आती है, तो काफी चेंज होते होते आती है, और ये कंटिन्यूअसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर, बार बार चेंज होता हुआ एटमॉस्फेयर कहीं ना कहीं हमको हर मूवमेंट से अलग मूवमेंट दिखता है, जैसे कभी आए कभी नहीं, कभी है कभी नहीं। तो जब ये हमारे आई पे आती है तो कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, और इसलिए हमको लगता है कि ये ट्विंकल कर रहे हैं। वही है ना, कभी आपकी माशूका का बहुत इंक्रीज प्यार, कभी आपका माशूका का बड़ा डिक्रीज प्यार, तो आप भी कंफ्यूज हो जाते हो, यार आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। इसी को बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। क्लियर है सर? कॉन्सेप्ट सेम, रूट कॉज सेम, कि एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहा है। ठीक है, इसी का एक और कॉन्सेप्ट,
इसी का एक और कॉन्सेप्ट है, स्टार सीम हायर देन द अपीयर। सेम कॉन्सेप्ट कि हमको लगता है कि यार स्टार है ना बहुत ऊंचा है, बट एक्चुअली इतना ऊंचा नहीं रहता है। देखो इसमें आपको मैं बताता हूं, जैसे ये एक्चुअल पोजीशन है ना, जैसे ये एक्चुअल पोजीशन है ए। अब लाइट आ रही है बेंड होके, देखो ये थोड़ी टेढ़ी आते हुए दिख रही है, बट हमारी आंखों की आदत है कि चीजें सीधे देखना। मैंने बताया ना, हमारी आंखों की आदत है चीजें सीधे देखना, तो हमको क्या लगता है ना, ये टेढ़े नहीं आ रही, ऐसे सीधे आ रही है। तो ऐसा प्रतीत होता है, फील होता है, क्योंकि लाइट सीधे आ रही है। तो आप खुद देखो, ये और ये, आप खुद बोलोगे सर वो ऊंचा दिख रहा है, क्यों? क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन में देख रहे हैं, बट एक्चुअली स्ट्रेट लाइन में है थोड़ी ना, वो तो बेंड होते हुए आ रही है, और हमारी आंखें वैसा उसको इंटरप्रीट करती है। इस वजह से हमें लगता है स्टार बहुत ऊंचा है, बट एक्चुअली ऊंचा नहीं है। रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। देखो, लाइट फ्रॉम अ स्टार इज रिफ्रैक्टेड, फिर अर्थ एटमॉस्फेयर पे आती है, फिर ये वही बेंड हो जाती है अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से, और हमको ऊंचा दिखने को मिलता है। देखो आपको यहाँ पर ये रीजन भी देखने को मिल जाएगा कि एयर ऊपर काफी रेयरर है, रेयर मतलब ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट है, और अर्थ सरफेस पर डेंसर है। जैसे जैसे आप अर्थ पे आते जाओगे वैसे वैसे स्पीड ऑफ लाइट कम होते जाएगी। तो कम डाउन जैसे ही नीचे आती है तो बेंड अच्छी खासी हो जाती है, और फिर इस रिफ्रैक्शन की वजह से हमें स्टार कहाँ दिखता है? ऊपर दिखता है। जैसे इस फिगर में ही एक्चुअल पोजीशन तो ए है, एक्चुअल पोजीशन तो ए है, बट क्योंकि वो टेढ़े टेढ़े लाइट आ रही है, हमारा ह्यूमन माइंड उसको कैसे इंटरप्रेट करता है? सीधे सीधे। तो हमें लगता है ऊंची लाइट है, ऊंचा वो ऑब्जेक्ट है। देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमको लगता है ये हायर है, काफी ऊंचा है, इस वजह से स्टार सीम हायर देन दे अपीयर। क्लियर है सर? सेकंड कॉन्सेप्ट भी अगेन रूट कॉज सेम, रूट कॉज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब देखो इसी का एक तीसरा कॉन्सेप्ट भी है, दैट इज एडवांस सनराइज डिलेड सनसेट। सेम कॉन्सेप्ट है, डिट्टो का सेम कॉन्सेप्ट है। देखो जैसे ये एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन है, ये एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन है, यहां है ऑब्जर्वर जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है। अब लाइट ऐसे टेढ़े टेढ़े आ रही है, लाइट ऐसे टेढ़े टेढ़े आ रही है, बट हमको थोड़ी ना टेढ़े टेढ़े दिखेगी, हमको तो अगेन लाइट सीधे सीधे दिखती है। इस वजह से अब देखो, इस वजह से ये ऑब्जर्वर को लाइट ऐसे दिख रही है, ये सीधे सीधे, ऐसे सीधे सीधे, बट एक्चुअली तो अभी सन नीचे ही है ना, उगा ही नहीं है, अभी तो सन उगा ही नहीं है। तो तुम्हें लगता है कि सन उग चुका है, इसलिए एडवांस सनराइज, बहुत जल्दी सनराइज हो जाता है। और सनसेट के समय इसका उल्टा, वही लाइट की बेंडिंग कारण हमें लगता है लाइट सीधे सीधे आ रही है, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। तो देखो वी कैन सी 2 मिनट्स, हाँ 2 मिनट जल्दी दिखता है। जैसे मान लो अगर 6 बजे असली सनराइज होना है, बट हमें कितने बजे ही दिख जाएगा? 5:58 पर, 5:58 पर। और सनसेट के भी समय भी सेम, क्यों? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। देखो तो क्या होता है आपको अभी समझाते हैं। देखो व्हेन द सन इज स्लाइटली बिलो द होरिजन, ये देखो ये एकदम नीचे है अभी, फिर हमको लगता है कि वो टेढ़े टेढ़े आ रही है। अब सन की लाइट आ रही है डेंस एयर से मोर डेंस एयर की तरफ, और ये बेंड हो जाएगी, और ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमको लगता है कि सन ऊपर है, हमको लगता है कि सन ऊपर है, क्योंकि हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन में। हम किस में देखते हैं? स्ट्रेट लाइन में, टेढ़े नहीं देखते, स्ट्रेट लाइन में देखते हैं। तो जब वो एक्चुअली बिलो होता है बट हमें लगता है ऊपर, ये देखो यहाँ लिखा भी है, क्योंकि हम किस में देखते हैं? सर स्ट्रेट लाइन में देखते हैं। तो ये मेन कारण होता है एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट का। क्लियरिटी है सर? क्लियरिटी है। आगे बढ़ते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक आता है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, दैट इज टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऑल्दो आपने ये 9th में भी पढ़ा था, स्कैटरिंग का मतलब होता है फैलाव, है ना? स्कैटरिंग का मतलब होता है स्प्रेड आउट, कि लाइट फैल जाए। सर लाइट कब फैलती है? लाइट कब फैलती है? लाइट तब फैलती है जब उसके पार्टिकल की साइज थोड़ी सी मॉडरेट या हाई हो। मॉडरेट टू हाई अगर साइज रहेगी तो लाइट अच्छे से फैल जाएगी, लाइट अच्छे से फैल जाएगी। आपके स्क्रीन पर एक एक्सपेरिमेंट दिख रहा होगा, वो एक्सपेरिमेंट देखिए तो आपको स्कैटरिंग बहुत अच्छे से दिख पाएगी। हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन, ये हमारे पास मिल्क सॉल्यूशन, और ये हमारे पास चॉक सॉल्यूशन। सबसे पहले लाइट, तो आप देखो लाइट अगर मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन में से पास करी तो उतनी खास स्कैटरिंग नहीं है, उतना खास टिंडल इफेक्ट नहीं है। ये काम करेंगे हम मिल्क सॉल्यूशन के साथ, जो एक कोलॉइड होता है। अब जब मैंने मिल्क सॉल्यूशन के साथ सेम चीज करी तो आप देखोगे कि भैया बहुत ही प्यारी स्कैटरिंग हो रही है, लाइट प्रॉपरली विजिबल है। चॉक सॉल्यूशन के साथ करा तो स्कैटरिंग तो है बट उतनी अच्छी नहीं है जितनी कोलॉइड ने दी। इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ये देखो, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। 9th की चीज किसको क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट, क्योंकि साइंटिस्ट थे टिंडल, उन्होंने डिस्कस किया था। जैसे ये खिड़की में से आना, खिड़की में से आना, इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। अच्छा सर,
डिफरेंट कलर्स डिफरेंट तरीके से स्कैटर होते हैं। जैसे विबग्योर था, 7 कलर्स थे, याद है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो विबग्योर जैसे था। तो जैसे विबग्योर था, अब याद करो, विबग्योर में रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ थी, याद है? मैंने बताया भी था, रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ थी, और वॉयलेट, ब्लू वगैरह की सबसे लीस्ट वेवलेंथ होती है। तो सर जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है वो स्कैटर कम होता है, फैलता बहुत कम है। बट जिसकी कम वेवलेंथ होती है, ज्यादा ट्रैवल तो कर नहीं पाएगा, तो फैल अच्छा जा पाता है वो। इसलिए आप देखते भी होंगे कि स्काई का कलर जनरली ब्लू है। क्यों? क्योंकि स्कैटरिंग ब्लू की ज्यादा हो पाती है, वेवलेंथ कम है, ट्रैवल कम करता है, बट स्कैटर फैल जाता है, फैल काफी जाता है। तो देखो, जैसे टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल तो बता ही दिया, इस पार्टिकल्स टू डस्ट पार्टिकल से जैसे पास होता है तो आपको दिख ही सकता है। देखो, टिंडल ने जैसे डिस्कवर किया कि व्हाइट लाइट 7 कलर्स की होती है, तो अगर इनको क्लियर लिक्विड से पास करेंगे तो ब्लू कलर जो होगा वो सबसे छोटा वेवलेंथ, जो सबसे ज्यादा स्कैटर हो जाता है, और रेड क्योंकि ज्यादा वेवलेंथ है रेड की, तो सबसे कम स्कैटर होता है। रेड कलर जिसकी लॉन्गर वेवलेंथ होती है वो स्कैटर कम होता है। इसी वजह से आप देखोगे कि स्काई का कलर भी क्या होता है? ब्लू। स्काई कलर भी क्या होता है? ब्लू होता है, क्योंकि ब्लू कलर सबसे ज्यादा फैल जाता है, सबसे ज्यादा फैल जाता है। देखो, तो जैसे ही सनलाइट एंटर करती है एटमॉस्फेयर में, स्कैटर्ड होती है। रेड लाइट की क्योंकि ज्यादा वेवलेंथ है तो कम स्कैटर होगी, लीस्ट स्कैटर्ड होती है। वॉयलेट की सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होती है, फिर ब्लू, ग्रीन, ऐसे फॉलोड बाय, और आई हमारी सेंसिटिव भी होती है ब्लू कलर की। अच्छा सर, क्या अर्थ के एटमॉस्फेयर को छलांग मारकर भी ब्लू कलर देखेगा? तो आंसर है नहीं। आप जैसे अर्थ का एटमॉस्फेयर छलांग लोगे तो आपको पूरा वो जो सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है, वो ब्लैक दिखेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है और ऊपर स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं है, पूरा ब्लैक होता है, पूरा ब्लैक होता है, स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं। अच्छा सर, फिर सनराइज और सनसेट के समय तो जो सन का रहता है वो तो लाल कलर का दिखता है। सर कारण ये है दोस्त, क्योंकि जैसे सनसेट होता है, शाम आती है, तो सारी ब्लू कलर लाइक स्कैटर हो चुकी है। अब ब्लू कलर स्कैटर होने के लिए नहीं बची है, फैलने के लिए नहीं बची है। तो जो सबसे कम स्कैटर हुई थी, अब उनकी बारी आएगी। पहले जो वो थे जिनकी ज्यादा स्कैटर थी, वो उनका बारी खत्म हो गया। अब जो लीस्ट स्कैटर्ड वाले बचे हैं, जैसे रेड वगैरह, रेड ऑरेंज वगैरह, तो ये लोग स्कैटर होंगे। इसलिए आप सनराइज और सनसेट के समय जनरली रेड कलर देखते हो, क्योंकि वो अब स्कैटर होंगे। पहले ब्लू कलर हो गया, अब वो स्कैटर होंगे। इस तरीके से ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फंडा चलता है। जैसे मैंने बोला, पार्टिकल की इंपॉर्टेंस है, कलर की इंपॉर्टेंस है, क्लियरिटी है सर। तो ये था हमारा ह्यूमन आई कंप्लीट चैप्टर। पूरा चैप्टर आप तक पहुंचा दिया है। देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों मित्र मंडल को भेजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।